नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार के इतिहास में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। सबसे पहले साल 2000 में 7 दिनों के लिए बने थे और देखिए 7 का ये आंकड़ा कैसे 7वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है 2020 में। और वहीं ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीतीश सरकार की कैबिनेट के ये तमाम मंत्री। खुद नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह, राम सूरत राय, जीवेश मिश्रा, संतोष सुमन, मुकेश सहनी। अपने आप में बेहद दिलचस्प एनडीए की 4 पार्टियां, जिनमें से बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, जेडीयू के 5 मंत्रियों ने, हम के 1 मंत्री और साथ ही वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से खुद मुकेश सहनी ने शपथ ली है, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज का दिन बिहार के लिहाज से काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अब यहीं से नई सरकार आगे बढ़े और विकास को आगे और तेजी से लेकर जाए, इस तरह की उम्मीद पाले। हालांकि विपक्ष के तमाम कटाक्ष भी हैं। फिलहाल ये अलग अलग चेहरे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले बीजेपी कोटे से हैं और उसके बाद बारी आती है जेडीयू की। ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और इस वक्त नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त राम सूरत राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आज तक पर। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप दोनों का तारुफ पूरे देश से हम करवा देते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरे, लेकिन एक एक करके सबसे पहले राम सूरत राय जी का परिचय हम देते हैं बड़ी सी स्क्रीन पे कि आपने किस तरह से चुनाव लड़ा, मुजफ्फरपुर से जीते। और संतोष सुमन जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में जो दिलचस्प आंकड़े हमने निकाल कर रखे हुए हैं, एक एक करके जरा मैं चाहूंगी उनके बारे में। सबसे पहले संतोष सुमन के बारे में जानिए। 2018 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं आप। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ अब से कुछ ही देर पहले ली है। संतोष सुमन हम के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये इनका भारी भरकम परिचय। 2015 में कुटुंबा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप राजनीति शास्त्र में एमए भी हैं। फिलहाल राम सूरत राय जी के बारे में जानिए। इस बार मुजफ्फरपुर की औराई सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। सीपीआईएमएल उम्मीदवार आफ्ताब आलम को इन्होंने मात दी है। इसके अलावा आपको बताते चले, 2015 में चुनाव हार गए थे राम सूरत राय। उस समय एक अलग समीकरण था। 2020 में एक अलग समीकरण। 2010 में भी राम सूरत राय जीते से चुनाव। और इस वक्त दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष सुमन जी, चलिए सबसे पहले राम सूरत राय जी का हम रुख कर लेते हैं। संतोष जी, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। राम सूरत राय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आज तक पर। और अब जब मंत्री पद की शपथ आपने ले ली है, यहीं से एक नई चुनौती बिहार को लेकर आपके सामने खड़ी होने जा रही है। प्राथमिकताएं बिहार की जनता के अच्छे के लिए, उनके भविष्य को सजाने और संवारने के लिए आपकी क्या रहने वाली हैं? निश्चित रूप से बिहार का मैं मंत्री बना हूं और जनता को मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जनता ने जो एनडीए में भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया है, उसको कोटि कोटि नमस्कार। और बिहार के मंत्री होने के नाते बिहार का जो भी एजेंडा होगा, जो भी हमारा योजना होगा, मैं उसको जमीन पर उतारूंगा। कुछ तो सोचा होगा आपने कि सबसे पहले किस चीज पर दस्तखत करने वाले हैं मंत्री बनने के बाद? निश्चित रूप से जब विभाग मिलेगा तो ये मैं तय करूंगा कि कौन सा पहला फाइल होगा जिस पर मैं साइन करूंगा। उम्मीदें किस विभाग को लेकर हैं? नहीं, उम्मीद तो पार्टी तय करेगी, पार्टी देगी, उसका उम्मीद तो मुझे नहीं है। जो मिलेगा बहुत मिलेगा। जो भी मिलेगा उसके इंतजार में आप हैं और उसके बाद जो भी विभाग दिया जाएगा उसके आधार पर आप तय करेंगे कि क्या काम करना है। संतोष सुमन जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो, बहुत स्वागत है आपका। जीतन राम मांझी के आप बेटे हैं। 2018 में आपने एमएलसी का चुनाव जीता था और उसके बाद से लगातार आप विधान परिषद के सदस्य हैं। मेरा पहला सवाल, प्राथमिकताएं बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए क्या है आपकी? जी, हमारी प्राथमिकता है सर्वप्रथम कि गरीबों का विकास हो। जिस पार्टी से हम लोग आते हैं, पार्टी का गठन हमने किया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का,
तो हम लोग गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश किया है, और वो ऐसे गरीब जो आज तक समाज में हाशिए पर हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, विकास के से बहुत कोसों दूर हैं, और इवन ब्लॉक तक नहीं जा पाते हैं, थाने में नहीं जा पाते हैं अपनी बात कहने के लिए, हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं, उन लोगों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। जैसे उन लोगों को रोजगार मिले, उन लोगों को शिक्षा मिले, उन लोगों को रोजी रोटी का सारा चीज हो, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि पहुंच नहीं पाता है और वो अपने हक नहीं ले पाते हैं। उनकी हक की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी तत्पर है, और जो भी हमें दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन मैं अपने 100% करने की कोशिश करूंगा। और आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि इस के लिए हमें चुना है, और आगे चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। गया के इमामगंज से जब आपके पिता चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान मैं उस इलाके में गई थी, तब जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया था कि शराबबंदी को लेकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन करेंगे कि इस कानून में बदलाव लाया जाए, ताकि गरीबों को जो नुकसान अभी हो रहा है वो नहीं हो, क्योंकि गरीब फंस जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग छूट जाते हैं। तो इसको लेकर क्या सोच है आपकी? क्या मुख्यमंत्री से इस बारे में आप लोग निवेदन करेंगे कि शराबबंदी को लेकर थोड़ी ढिलाई बरती जाए ताकि लोग परेशान ना हो? देखिए, मैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकता है, उन्होंने क्या बोला आपसे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शराबबंदी का जो माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया है, मैं उसका पक्षधर हूँ। और मैं समझता हूँ कि शराब जो है कहीं न कहीं समाज में विसंगतियाँ ला रही है, समाज में लोगों को भटका रही है, ये लागू रहना चाहिए, और उनके जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको क्या बोला, उनकी व्यक्तिगत राय क्या है, मैं उस टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, उनका ये कहना था कि दरअसल इसमें गरीब लोग फंस जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से ये सवाल मैंने आपसे पूछा। आपकी पार्टी ने कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीती थी, और एनडीए में अगर जीत का हम प्रतिशत देखें तो कम से कम हम का शानदार रहा है। इस लिहाज से आगे बढ़ते हुए जिस समाज से आप आते हैं उसको आगे ले जाने के लिए संतोष जी क्या करने वाले हैं आप? जी, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जिस समाज से हम आते हैं, और समाज ही नहीं, हम जिस वर्ग के लिए काम करते हैं, जिस गरीबों के लिए हमने पार्टी का गठन किया, मेरा काम ही है कि उनको आगे लाना। आगे लाने का मतलब है उनमें उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, उनको में एक सशक्तिकरण, मैंने उनको इतना सशक्त कर देना है कि अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, इतनी जागरूक हो जाए कि उनको पता चले कि उनका अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। क्योंकि हम समाज के जिस तबके की बात कर रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है कि समाज में हमारी उपयोगिता क्या है, वो किस तरह से वो जी रहे हैं, एक तरह से सब ह्यूमन तरीके से जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर जाके काम करते हैं, उन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे हमारी कार्य जारी रहेगा। और जब तक उन लोगों को आगे नहीं ला करके उनको नेतृत्व नहीं दे, तब तक मेरा काम निरंतर जारी रहेगा। महादलित समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है यकीनन, और हम सब ने देखा था चुनावों के दौरान महादलितों का बड़ा नेता कौन है, इसको लेकर एक अलग तरह की जंग भी देखी गई थी जीतन राम मांझी और साथ में चिराग पासवान के बीच में। अब मैं रामसूरत जी आपके पास आना चाहूंगी। सूरत बिहार की बहुत सुनहरी नहीं दिखती है अगर दूसरे राज्यों से हम तुलना करें बिहार की तो, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने चूंकि पहली बार जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती हैं, 74 सीटों पर जीतकर आप लोग सदन पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और माना जा रहा है कि इस बार ज्यादा बीजेपी की ही चलने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुजफ्फरपुर चीनी मिल का भी मामला बहुत जोर शोर से उठा था, तो इसको लेकर क्या करने वाले हैं आप? बातचीत हुई है क्या इस बारे में कुछ आपकी? निश्चित रूप से बीजेपी बड़ी पार्टी थी और है और रहेगी। निश्चित रूप से सरकार एनडीए का है, एनडीए का जो एजेंडा होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बचे हुए कामों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बचे हुए कामों में वो कौन कौन से काम हैं जिनको प्राथमिकता आप देंगे? निश्चित रूप से जो हमारे समाज के दबे कुचले गरीब लोग हैं, उन लोगों की जो योजनाएं बची हुई है, जिनका आवास भी बचा हुआ है, जिनका रोड बचा हुआ है, जिनका बिजली का काम बचा हुआ है, वैसे बचे हुए कामों को प्राथमिकता के आधार पर पहले करना है। और अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी समस्याएं थी, जिसको मैंने मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, उसमें भवनगामा तरार का पुल हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को मैं सर्वप्रथम हल करने का कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का आज तक से जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। उम्मीदें आप दोनों से ही बहुत ज्यादा हैं और उम्मीद यही कि इस पर आप दोनों खरे भी उतरेंगे, क्योंकि नई सरकार जब भी बनती है जाहिर तौर पर एक अलग तरह का उल्लास और उत्कर्ष होता है, लेकिन आगे आप लोग क्या काम करते हैं, क्या प्राथमिकताएं इस पर रहती हैं आपकी, आज तक की नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से हम दे देते हैं। 23 नवंबर से बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है
जो 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा, वो नए विधायकों को शपथ दिलाएगा और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से बिहार में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा और उसके बाद वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो तारीख भी सामने आ गई है, 23 नवंबर वो तारीख जब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, विधानसभा का पहला सत्र। ये वो तारीख होगी जिसके जरिए अब बिहार एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ के साथ ही नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि जनादेश में भले ही वो थोड़ा पिछड़ गए हों, मगर सत्ता उनकी ही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति के धुरी बन गए नीतीश कुमार और उनके चाहने वाले या न चाहने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि समय ऐसी तस्वीरें भी दिखाएगा। जब साल 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन का मंच सजा था, मंच पर राज्यपाल की मौजूदगी थी। समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। एनडीए के छोटे बड़े नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी शुरू की। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बिहार की राजनीति पिछले 15 सालों में खूब बदली, मगर नीतीश कुमार अड़े रहे, डटे रहे। सत्ता की चाबी अपने हाथ से नहीं जाने दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने नहीं दी। बहुत खुशी है और बहुत मजबूत सरकार बनी है और बिहार को आगे ले जाएगी। क्या इस बार समीकरण कोई बदले हैं? आप लोग बड़े अब हो गए हैं, जेडीयू छोटी हो गई है। नहीं, ऐसे कोई छोटे बड़े का नहीं होता। नीतीश जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। 5 साल चलेगी पूरा सरकार? पूरी 5 साल चलेगी, अच्छे से चलेगी। बिहार के जनादेश को बीजेपी के पक्ष में और नीतीश कुमार के विरोध के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। अब की बार फिर से नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी के 5 मंत्री बनाए गए हैं। जीतन मांझी के बेटे को मंत्री पद मिला है, जबकि वीआईपी दल के मुखिया को भी मंत्री बनाया गया है। इस तरह से नीतीश कुमार के को पहला सत्र शुरू हो जाएगा विधानसभा का। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर, और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पद और गोपनीयता की शपथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे थे। कैसा है पूरा का पूरा सूरत हाल, इस मंत्रिमंडल का इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नीतीश कुमार शपथ लेकर हटे तो शुरू हुआ मंत्रियों की शपथ का सिलसिला। सीएम के अलावा 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू के कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली। वीआईपी कोटे से 1 मंत्री बनाया गया। हम कोटे से 1 मंत्री बनाया गया, जबकि बीजेपी के कोटे से 5 मंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मॉडल पे काम हो रहा है। पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, तो अच्छी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और माननीय सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हम सबों ने जो काम किया है, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काफी काम किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है। तो बिहार में ये एक अच्छी बात होगी। तारकिशोर 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय है। वैश्य समाज के वो बड़े नेता माने जाते हैं। 4 बार से लगातार कटिहार से विधायक हैं। तारकिशोर प्रसाद के बाद रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। रेणु देवी बेतिया से विधायक हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रही हैं। 4 बार से बेतिया की विधायक हैं। 2005 से 2009 तक मंत्री रही हैं। रेणु देवी नोनिया समाज से आती हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए, और कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोग कार्य में लगेंगे और निश्चित रूप से लगे ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम जो करता है वो सेवा के रूप में करता है। उप मुख्यमंत्रियों के बाद शुरू हुआ मंत्रियों की शपथ का सिलसिला। जेडीयू कोटे से सराय रंजन सीट के विधायक विजय चौधरी को मंत्री बनाया गया। सुपौल से विधायक
विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया। जेडीयू के अशोक चौधरी मंत्री बनाए गए। तारापुर से चुनाव जीते मेवालाल चौधरी मंत्री बने। मधुबनी के फुलपरास से विधायक शीला मंडल को मंत्री बनाया गया। जेडीयू के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बने। बहुत बड़ी जवाबदेही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये जवाबदेही हमें दी है, हमारी पार्टी को, और मजबूती से जो जवाबदेही देंगे उनको हम लोग निर्वाह करेंगे और मजबूती से बिहार के प्रदेश के लिए काम करेंगे। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के नेताओं के मंत्री बनने का सिलसिला। बीजेपी के कोटे से बिहार विधान परिषद से सदस्य मंगल पांडे मंत्री बने। आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री बने। राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान मंत्री बने। जाले से विधायक जीवेश मिश्रा मंत्री बने। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की औराई सीट से विधायक रामसूरत राय मंत्री बने। मंत्री चुनने में एनडीए ने गजब का तालमेल बिठाया था। मिथिलांचल में अच्छा प्रदर्शन का इनाम दिया गया तो ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश की सरकार में महिलाओं का भी रुतबा रहेगा। पिछड़ी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया तो अगड़ी जाति के बड़े नेता और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं को भी मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, साथी दलों को भी खुश करने की भरपूर कोशिश की गई है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। कुल 15 चेहरों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसी के साथ ही नई चुनौतियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन एक बार फिर से जरा वो चेहरे देखिए। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े चेहरे 4 बार विधायक चुने गए। 4थी बार विधायक चुनकर आए हैं तारकिशोर प्रसाद भी और रेणु देवी भी। वहीं विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी। गौर से देंगे कि अगर इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को तो आपको जातीय समीकरण भी सधता हुआ नजर आएगा, यानी कि हर एक समाज को इसमें साधने की कोशिश की गई है। विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, वहीं अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामसूरत राय, जीवेश मिश्रा, संतोष सुमन, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के, संतोष सुमन हम पार्टी के। और इस तरह से इन चेहरों में 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 चेहरे नीतीश कुमार को छोड़कर जेडीयू के हैं, जबकि संतोष सुमन हम पार्टी से हैं और मुकेश सहनी हैं वीआईपी पार्टी से। तो ये कुल बड़े चेहरे अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब यहीं से एक अलग तरह की परीक्षा इस मंत्रिमंडल के सामने भी खड़ी होने जा रही है, ताकि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।